हेलो गाइस, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। आज मैं लेकर आया हूं आधुनिक भारत का इतिहास की श्रृंखला में मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य किस प्रकार मराठा का उदय हुआ, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मराठा किस प्रकार उभरे, किस तरह उन्होंने इस एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो ये सारी चीज़ें हम आपको कहानी के माध्यम से फैक्ट बताएंगे। आइए हम आपको वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आधुनिक भारत में हमने कई सारे वीडियो आपको अपलोड कर दिए हैं। हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर लेना ताकि आपको आधुनिक भारत से आप संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे न छूटे। एक बेहतरीन तैयारी के लिए एनसीईआरटी बुक के थ्रू आपके ये सारे वीडियो बनाए गए हैं बुक के माध्यम से, तो आप सब लोग अच्छी तरीके से इसे पढ़ लेंगे। तो हम चलते हैं मराठा साम्राज्य की ओर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर अवश्य करना। हम चलते हैं पार्ट 1 की ओर। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि मराठा साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर मराठा साम्राज्य की अगर जो बात की जाए तो शिवाजी जो है मराठा साम्राज्य को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान देखा जाए, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का योगदान जो है शिवाजी को ही जाता है। हमारे वीर शिवाजी महान सपूत, जिन्होंने एक एक संघर्ष नहीं कई कई संघर्ष इनको झेलने पड़े। आप देखिए, अगर जो सबसे पहले हम भूमिका की बात करें तो भूमिका की ओर जाएंगे तो शिवाजी जो हैं सबसे पहले इनको मुगल वंश जो थे शासक उनसे इनको संघर्ष करना पड़ा, और बाद में यही जो आपके जो मराठा साम्राज्य है उसको अंग्रेज़ों से भी संघर्ष करना पड़ा। यानी इनको मुगल और अंग्रेज़ दोनों से जीवन भर संघर्ष करता रहना पड़ा, और अंततः इन्होंने अपने राज्य की स्थापना करी। और पढ़ाई किस तरह होता, तो आइए सबसे पहले भूमिका की ओर। तो देखा जाए इसकी स्थापना शिवाजी के नाम जाती है। शिवाजी ने किया था। शिवाजी जो हैं ये इनके पिता का नाम संभाजी था सॉरी शिवाजी जो हैं शिवाजी के दो पुत्र थे, संभाजी और राजाराम। शुरुआत होती है मराठा साम्राज्य की स्थापना की शिवाजी से। इनके दो पुत्र थे, आप याद रखें, संभाजी और राजाराम। संभाजी और राजाराम, संभाजी बड़े थे, राजाराम इनके छोटे पुत्र थे। और संभाजी से एक पुत्र था जिसका नाम था साहू जी। आप ध्यान रखेंगे, संभाजी का पुत्र यानी शिवाजी का क्या हो जाएगा, पौत्र, शिवाजी का पौत्र हो जाएगा, तो साहू जी था। जबकि राजाराम के पुत्र का नाम शिवाजी द्वितीय था। और शिवाजी जो द्वितीय थे ये भी शिवाजी के पौत्र थे। और इस प्रकार राजाराम की पत्नी जो थी ताराबाई, इनका भी जिक्र आएगा। तो ये सारी बातें आप सबसे पहले इस कहानी को समझने से कहानी की तरह समझने के लिए आपको सारे पहले किरदार पता होने चाहिए। अगर देखा जाए तो इसी में अगर देखा जाए तो ये आपके हो गए राजा, जिन्होंने यहाँ पर राजा रहकर इन्होंने शासन किया। और इसी के साथ इसमें एक प्रधानमंत्री का पद होता था, यानी शिवाजी के समय में अष्ट प्रधान मंत्री परिषद होती, यानी जिसमें 8 मंत्री होते थे जो प्रमुख भूमिका शासन में करते थे। और उसी में एक पद होता था पेशवा। तो पेशवा प्रधानमंत्री सबसे बड़ा पद होता था। तो पेशवाई भी आगे चलकर आएगी, उसका भी वर्णन करना है, उसको भी समझना है। तो हमारे पहले पेशवा जो थे बालाजी विश्वनाथ थे। दूसरे पेशवा बाजीराव प्रथम थे, बहुत मशहूर नाम है बाजीराव फर्स्ट का। और बाजीराव फर्स्ट के बाद बाजीराव होते हैं। 3 समझेंगे पहले, बालाजी विश्वनाथ का पुत्र होता बाजीराव प्रथम, और बाजीराव प्रथम जो होता है उसके बाद बाजीराव, यानी बाजीराव में बस बालाजी जोड़ना, बाजीराव। अब ये 3 हो गए, 3 चरणों में 3 आप पढ़ ले। फिर क्या होगा, माधव राव के बाद क्या है, नारायण राव के बाद माधव नारायण आपस में जोड़ना है, हो जाएगा माधव नारायण राव। तो इस प्रकार 3 आपके ये हो गए। तो आपने क्या समझा, बालाजी विश्वनाथ बाजीराव, फिर बाजीराव, माधव नारायण राव, और राव और नारायण राव दोनों जोड़ देंगे, हो जाएगा माधव नारायण राव। इस प्रकार 3 टुकड़ों में याद कर लेंगे, और अंत में बाजीराव सेकंड अंत में आपका होता है। तो इस प्रकार ये पेशवाई है जिसको भी आप समझेंगे। अब हम चलते हैं संपूर्ण इतिहास की ओर, शिवाजी की। तो शिवाजी की अगर जो बात की जाए, वीर शिवाजी जो छत्रपति शिवाजी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने एक छत्र रूप से पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मराठा राज्य में शासन किया। उन्होंने अंग्रेजों से, साथ में सबसे पहले मुगलों से उन्होंने जो है सबसे पहले संघर्ष किया, और पूरे जीवन भर संघर्ष करते रहे। और लेकिन अपने राज्य को कभी भी उन्हें पूर्ण रूप से समाप्त होने नहीं दिया।
तो आइए चलते हैं। शिवाजी का जन्म सिवनेर किले में, कई बार प्रश्न पूछा गया, सिवनेर किले में, और 1630 ईस्वी में हुआ था। 19 फरवरी 1630 में इनका जन्म हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम बात करी जाए तो शाहजी था, यानी इनके सिवनेर किले में जन्म हुआ था शिवाजी का। सिवनेर किले मतलब ये मंदिर एक टाइप का है, मंदिर है, और शिव जी की यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, तो शिव जी के मंदिर के होने के कारण इनका नाम शिवा पड़ा। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था, माता का नाम जीजाबाई। तो इनके पिता का नाम शाहजी था, माता का नाम जीजाबाई, और माता जी का सबसे ज़्यादा प्रभाव शिवाजी पर पड़ा था। शाहजी का इतना प्रभाव नहीं पड़ा। इसका तात्पर्य ये नहीं कि बिल्कुल नहीं पड़ा था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है जीजाबाई का प्रभाव पड़ा था। शिवाजी के जीवन पर देखो, यहाँ पर लिखा भी है, शिवाजी के जीवन पर देखा जाए तो सबसे पहले जीजाबाई का, और फिर दादा कोंडदेव। ये इन्होंने कोंडदेव जी ने क्या किया, इनको प्रशिक्षित किया था। एक तरीके से देखा जाए गुरु की भांति इनको जो है सभी विद्याओं में निपुण किया था। और इसके बाद देखा जाए आध्यात्मिक इनके गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। तो इन तीन लोगों का प्रभाव सबसे अधिक शिवाजी पर पड़ा था। कौन कौन? जीजाबाई, दादा कोंडदेव, समर्थ गुरु रामदास। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में जो है क्या किया, सबसे पहले अगर देखा जाए इनका संघर्ष तो बीजापुर यानी कर्नाटक जीता। इन्होंने कर्नाटक के जो बीजापुर क्षेत्र है उसको जीत लेते हैं, और बीजापुर जीतने के बाद इसके क्षेत्र, तो बीजापुर कर्नाटक जीतते हैं, और जिसके क्षेत्र जो एक रायगढ़ है, रायगढ़ को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया हुआ था। यानी बीजापुर इन्होंने सबसे पहले जीता था। पूछा जाता है कि सबसे पहले उन्होंने कौन सा क्षेत्र जीता, तो आप कहेंगे बीजापुर। बीजापुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, और कर्नाटक में पड़ता है, और यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है रायगढ़। इसी रायगढ़ को शिवाजी ने इसको राजधानी बनाया था, अपने क्षेत्र की राजधानी इन्होंने बनाया था। अब इस समय मुगल बादशाह, अब थोड़ा आगे बात करते हैं, तो इस समय मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां थे। यानी मुगल बादशाह शाहजहां थे, और शाहजहां के साथ साथ देखा जाए दक्कन का जो कार्यभार देख रहा था वो औरंगजेब देख रहा था। यानी दक्कन के क्षेत्र में औरंगजेब था, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब था। तो इसी समय, तो आपने देखा इस समय जो शाहजहां था, शाहजहां का जो पुत्र था औरंगजेब, ये दक्कन का कार्यभार देख रहा था। इस प्रकार देखा जाए शिवाजी जो हैं इधर कर्नाटक तक अपने विस्तार कर लिया था। औरंगजेब जो था ये भी एक विस्तृतवादी नीति का था, यानी विस्तारवादी नीति का था। शिवाजी भी विस्तारवादी नीति के थे। तो इनमें अक्सर संघर्ष होता रहता था। यहाँ शाहजहां शासन कर रहा है, बादशाह है, और ये घटना घटती है कि सन 1658 को औरंगजेब जो होता है वो मुगल बादशाह बन जाता है, शाहजहां को कैद कर लेता है, और स्वयं जो है औरंगजेब बादशाह बन जाता है। और इस समय जो होता है औरंगजेब अपने विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए हो जाता है तैयार, और इसी बीच औरंगजेब तथा शिवाजी में संघर्ष अधिक बढ़ता है। तो यानी संघर्ष बढ़ने का मेन कारण यही था कि दोनों विस्तारवादी नीति के थे, और दोनों चाहते थे कि हम अपने अपने क्षेत्र को और अधिक विशाल रूप से फैलाएं। घटना घटती है 1657 की। 1657 ईस्वी में शिवाजी ने चुन्नार नगर, एक चुन्नार नगर पड़ता है, को शिवाजी ने जीता। यानी चुन्नार जो नगर है उसको 1657 ईस्वी में जो है चुन्नार नगर को शिवाजी ने जीता, और इस कारण मुगल तथा शिवाजी के मध्य संघर्ष प्रारंभ होता है। यानी देखा जाए मुगल और तथा शिवाजी के में पहला संघर्ष कहाँ से प्रारंभ होता है, तो चुन्नार नगर जब ये जीतते हैं वहाँ से इनका संघर्ष प्रथम चालू होता है। इसके बाद देखा जाए तो शिवाजी, आप जानते हैं अभी हमने बताया विस्तारवादी नीति के व्यक्ति थे, जबकि औरंगजेब भी अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था, यानी ये भी विस्तारवादी नीति का था। इस प्रकार दोनों लोग विस्तारवादी नीति होने के कारण शिवाजी को रोकने के लिए औरंगजेब को 3 लोगों को चुनता, यानी ये भी विस्तारवादी, औरंगजेब भी विस्तारवादी। तो शिवाजी इधर विस्तार कर रहे हैं, उधर औरंगजेब जो है बादशाह बनता है पूरे भारत का, तो दिल्ली पर गद्दी पर बैठता है। शिवाजी को रोकने के लिए औरंगजेब ने 3 प्रमुख व्यक्तियों को चुनता है, और उनको बारी बारी से उनको शिवाजी को रोकने के लिए भेजता है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे आपको यहाँ से 3 व्यक्तियों कौन कौन से हैं। एक तो है अफजल खान। अफजल खान पहला व्यक्ति था जो बीजापुर का सेनापति था। दूसरा इसका मामा शाइस्ता खां होता है।
और तीसरा है जय सिंह। तो ये 3 लोगों को जो है औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए भेजता है, जिसमें सबसे पहले अफजल खां, फिर शाइस्ता खां, फिर जय सिंह। आइए हम सबसे पहले समझते हैं अफजल खां के बारे में। अफजल खां की अगर जो बात की जाए तो अफजल खां ने मराठों, यहाँ पर समझना होगा कि अफजल खां जो था शिवाजी से इसलिए नाराज थे पहले से ही, क्योंकि अफजल खां ने क्या किया था, मराठों के एक मंदिर जो था बिठोवा का मंदिर, उस बिठोवा के मंदिर को इसने लूटा था, जिसके कारण पूरे मराठा लोग इससे नाराज थे। तो इस प्रकार देखा जाए शिवाजी भी अफजल खां से नाराज थे। उधर दूसरी ओर देखा जाए तो अफजल खां औरंगजेब के द्वारा भेजा गया है कि आप शिवाजी को रोकिए। तो इस प्रकार देखा जाए दोनों एक दूसरे से मिलना भी चाहते हैं और दोनों एक दूसरे से खफा भी हैं, और दोनों मिलना भी चाहते हैं क्योंकि एक दूसरे से बदला लेना चाहते हैं। तो बिठावा के मंदिर लूटने के कारण शिवाजी इससे नाराज हैं, अफजल खां से त्रिशूल लेना चाहते हैं। दूसरी ओर देखा जाए अफजल खां ने शिवाजी को, अब यहाँ पर देखा जाए दोनों मिलना चाहते हैं, लेकिन ये अफजल खां और शिवाजी दोनों किसी तरह भी देखते हैं आपस में संघर्ष होता है। लेकिन अफजल खां ने एक नई नीति बनाई और उसने क्या किया कि अफजल खां ने क्या किया, शिवाजी को भोजन पर आमंत्रित किया। अब कोई दुश्मन हो भोजन पर आमंत्रित करे तो कैसे जाया जाए, तो इसलिए शिवाजी अगर जो नहीं जाते हैं तब भी दिक्कत है। तो इस प्रकार शिवाजी ने निमंत्रण को स्वीकार किया और भोजन पर बुलाने पर वो जाते हैं। लेकिन ये अफजल खान की चाल ही थी, क्योंकि ये भोजन पर बुलाकर शिवाजी को षड्यंत्र करके मारना चाहता था। तो शिवाजी भाई जाते हैं, लेकिन वो अपनी तैयारी से जाते हैं। इन्होंने क्या किया, लोहे का बख्तरबंद बनवाया शिवाजी ने। बख्तरबंद मतलब एक कपड़े की भांति होता है जो लोहे के वस्त्र की भांति पहना था इन्होंने, ताकि इनके शरीर की रक्षा हो सके। और दूसरी बात देखिए जाए बगनखा यानी बाघ का नाखून ये कमर पे बांधते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ मजबूती से जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सुन रखा था अफजल खां खाने के लिए बुलाता है, खाना खिलाने के बाद गले मिलता है और वहीं पर धोखे से हत्या कर देता है। ये शिवाजी पहले से जानते थे। तो जैसे ही वहां पर पहुंचे और मिलने वो पहुंचते हैं, भोजन होता है और अफजल खां और शिवाजी भोजन उपरांत गले मिलते हैं। आप जानते हैं अफजल खां गले मिलता है और धोखे से हत्या कर देता है, लेकिन इससे शिवाजी पहले से ही परिचित थे, इसलिए अफजल खां हमला करे उससे पहले ही शिवाजी ने अफजल खां पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। यही बगनका या कटार जो भी उनके पास कुछ रहे होंगे, तो इस प्रकार पूरी मजबूती के साथ गए थे और उन्होंने अंततः अफजल खां को समाप्त कर दिया। अब जब ये समाप्त कर दिया अफजल खां, तो इस प्रकार जो औरंगजेब द्वारा भेजा गया अफजल खां वो पहले का अंत हुआ। अब शाइस्ता खां, अब हम शाइस्ता खां की बात करते हैं। तो शाइस्ता खां जो था दक्कन का प्रभारी बनता है, जिसे शिवाजी ने पुणे के किले में हत्या करने की कोशिश की करता है। मतलब देखा जाए तो शाइस्ता खां दक्कन का प्रभारी बनता है और इस प्रकार शिवाजी जो है इससे मिलना चाहते हैं। और शाइस्ता खां क्या होता, पुणे के किले में होता है और पुणे के किले में धोखे से बाराती बनकर जो है शिवाजी धोखे से पहुंचते हैं। क्योंकि पुणे के किले में जो है शिवाजी का पूरा बचपन बीता था और बचपन बीतने के साथ वो पूरे इससे परिचित थे। तो वहीं पर वो पहुंचते हैं और शाइस्ता खां आराम कर रहा होता है। यहाँ पर उसकी हत्या करने का प्रयास करते हैं शिवाजी, लेकिन ये किसी तरह बचने में सफल हो जाता है और पहुंचता है जाकर सीधे अपनी जान बचाने में सफल हो जाता है लिखा है, लेकिन जान बचाकर भाग जाता है। कौन भाग जाता है, शाइस्ता खां। तो इस प्रकार शाइस्ता खां भाग जाता है तो औरंगजेब इनसे बहुत नाराज होता है और इसको पदोन्नत कर देता है और दक्कन का प्रभारी से इसको हटा देता है। तो इस प्रकार देखा जाए औरंगजेब की 2 चालें समाप्त हुई, एक अफजल खां एक शाइस्ता खां। अब बारी आती है जय सिंह। जय सिंह एक बहुत महान व्यक्ति था, बहुत ही निपुण था। तो जय सिंह को अब औरंगजेब ने शिवाजी के दमन करने के लिए भेजता है, यानी तीसरे व्यक्ति हैं जय सिंह। इनको क्रम से पढ़ना है, अफजल खां, शाइस्ता खां और जय सिंह। अब जय सिंह जब भेजते हैं तो 2 में असफल रहा, लेकिन जय सिंह के समय में यह सफल जरूर होगा। तो इस प्रकार जय सिंह ने शिवाजी को मुलाकात होती है, संघर्ष होता है और इनको सबसे पहले जय सिंह ने रायगढ़ में हराया है शिवाजी को और दूसरी बार इसने पुरंदर में हराया है। तो इस प्रकार देखा जाए जय सिंह को मुख्यतः देखा जाए 2 जगह हराया, लेकिन इनमें से पुरंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है। तो जय सिंह ने पुरंदर
में आपस में भिड़े थे, 2 स्थानों पर हराया है और इससे शिवाजी और जयसिंह के मध्य में पुरंदर की संधि हुई थी। और आप ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई, तो आप कहेंगे शिवाजी और जयसिंह के मध्य में। अब जयसिंह ये जो है, ये जयसिंह सवाई जयसिंह नहीं, ये दूसरे जयसिंह हैं, ये भी आप समझ लेना। तो इस प्रकार देखना है, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी। तो देखो इस 1665 में जो पुरंदर की संधि, इसमें क्या क्या बातें कही गई। नंबर 1, शिवाजी के पास उस समय जो है 35 किले थे। टोटल कितने थे? 35 किले, और जिनमें से 23 किले मुगल के अधीन होंगे, जो कि मुगलों ने ही भेजा था जयसिंह को। तो इस प्रकार मुगल के अधीन 23 किले जो हैं मुगल के अधीन होंगे। अतः आपने देखा कि अब शिवाजी के पास मात्र 12 किले ही बचते हैं। और इसमें भी देखा जाए तो 23 किले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी आमदनी और उससे लाभ बहुत होता है। देखा जाए तो 40 लाख कूण यानी रुपए एक मुद्रा होती उस समय जो चलती थी, इससे जो है सालाना लाभ होता था, किससे? 23 किलों से। और ये जो 12 किले बचे हैं, इनसे मात्र 1 लाख कूण जो है या रुपए की लाभ होता है पूरे वर्ष भर में। इस प्रकार देखा जाए बहुत सारी क्षति का सामना करना पड़ता है शिवाजी को। इसके साथ साथ देखा जाए तो 5000 घुड़सवार योद्धा, यानी जो शिवाजी के 5000 घुड़सवार योद्धा हैं मराठों के, किसके? मराठों के जो 5000 घुड़सवार योद्धा हैं, उनको मुगलों का सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। यानी मुगल को कभी भी जरूरत पड़ती है तो 5000 घुड़सवार योद्धा मराठों के जो हैं वो मुगलों के सहयोग में हमेशा तैयार रहेंगे। तीसरी बात, 5000 मनसबदारी संभाजी शिवाजी के पुत्र को दी गई थी। ये आगे की बात है। तो ये सारी बातें जो हैं इसमें आपको याद रखनी है। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 23 किले थे जिनको मुगल के अधीन कर दिया गया, कुल 35 थे और 12 अब शेष बचते हैं। तो जब पुरंदर की संधि हो जाती है तो देखा जाए शिवाजी और मुगल में एक मित्रता जैसा भाव हो जाता है, लेकिन वो प्रकट नहीं होता है। और इसी प्रकार जो है आगरा में एक प्रोग्राम हो रहा था, उसी में औरंगजेब के द्वारा यानी मुगल के द्वारा शिवाजी आमंत्रित किए जाते हैं और आमंत्रण में शिवाजी जाते हैं। तो शिवाजी और संभाजी आगरा में कार्यक्रम में मुगल दरबार में आमंत्रण में गए हुए थे। वहाँ जब जाते हैं जहाँ इनका अपमान होता है, क्योंकि इनसे जो निम्न लोग थे उनका बड़ा ही सम्मान हो रहा था, इनको एक अपमानित दृश्य देखा गया। तो इस प्रकार ये शिवाजी नाराज होते हैं, वहाँ पर उपद्रव करते हैं, क्योंकि ये सहन नहीं कर सके, क्रोध आ जाता है। और औरंगजेब शिवाजी को जब उपद्रव करते तो औरंगजेब क्या करता है, शिवाजी को कैद कर लेता है। मतलब संभाजी और शिवाजी दोनों कैद हो जाते हैं। अंततः क्या होता, शिवाजी वहाँ से निकलने में सफल हो जाते हैं। आगरा की जब कैद खाने में होते हैं, वहाँ से किसी भी तरह जो है निकलने में सफल होते हैं। और वहाँ से जब आते हैं तो इस प्रकार शिवाजी दूसरी बार सत्ता संभालने में पुनः अपना 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक करवाते हैं और वह छत्रपति शिवाजी कहलाए। तो इस प्रकार देखा जाए वहाँ से दोबारा वो आए हैं जेल से छूटकर, भागकर, और उन्होंने दोबारा सत्ता संभाली। उन्होंने दोबारा क्या किया है, अपना राज्याभिषेक भी करवाया है। कब करवाया है? 1674 ईस्वी में। और 1674 ईस्वी में कहाँ करवाया है? रायगढ़ में करवाया राज्याभिषेक, और यहीं से वो छत्रपति शिवाजी के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार देखा जाए अंततः शिवाजी अपना संघर्ष करते रहे, हर क्षेत्र में देखा जाए अपने साम्राज्य का फिर से उन्होंने विस्तार किया है। शिवाजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। और इस प्रकार देखा जाए 3 अप्रैल और 1680, कभी कभी ये आपका 12 अप्रैल भी लिखा मिलता है, तो आप ध्यान रखना 1680, तो कई जगह पर कई तारीखों के लिखा मिलता है, तो आप मुख्यतः ये जरूरी है 1680 में जो है 1680 में रायगढ़ में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और इस प्रकार रायगढ़ में मृत्यु हुई हमारा वीर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज जो है इस भारत से, इस भूधरा से विदा हो जाते हैं। और इस प्रकार शिवाजी की समाधि रायगढ़ में ही बनी है। तो इस प्रकार 1632 में जन्म हुआ, 1630 में जन्म हुआ, और इस प्रकार 1680 में इन्होंने अपने देह को छोड़ दिया। अब जब इनका पुत्र होता है जिसका नाम है संभाजी, तो यहाँ शिवाजी के बारे में हुआ। अब हम आगे की जो घटना है आपको लेकर आएंगे सेकंड वीडियो में। तब तक आपने यहाँ तक वीडियो देखा, आपका धन्यवाद करते हैं। और इतिहास को सही समझने के लिए आप इसको 1-2 बार जरूर देखना,
लाइक कमेंट शेयर अवश्य करना, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सही समझ इतिहास की विकसित हो सके। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।